रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। अगर हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे ज्वाइन को जब आप टच करेंगे तो आपको ज्वाइनिंग के जो प्रोसीजर्स हैं वो मिल जाएंगे। अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में विस्तार से चर्चा किया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक महत्वपूर्ण राइट है, एक ऐसी प्ली है जो फौजदारी के अधिवक्ता इसका इस्तेमाल क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान खास तौर से क्रॉस केस में करते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन is not just an art but like every other aspect of advocacy a discipline। क्रॉस एग्जामिनेशन करना सिर्फ एक कला नहीं है बल्कि यह एक तरह से एडवोकेसी के लिए डिसिप्लिन की डिमांड करता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए और एडवोकेसी के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। इट रिक्वायर्स केयरफुल प्रिपरेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए यह जरूरी है कि आप तैयारी करें फाइल की, पेशेंस और धैर्य रखें एंड सेल्फ कंट्रोल और आत्म नियंत्रण रखें, अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखें। अगर गवाह आपके सवाल का आपके अनुसार जवाब नहीं दे रहा है तो परेशान ना हो, डिस्टर्ब ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, बल्कि अपने दिमाग पे कंट्रोल रखें और धैर्य रखें। An ability to some extent to read the minds of the witness। और जो बेस्ट क्रॉस एग्जामिनेशन जो अधिवक्ता करते हैं उनके लिए यह भी जरूरी है, और वो इसलिए करते हैं कि वो गवाहों के माइंड को रीड करने की उनके अंदर काबिलियत होती है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए गवाहों के माइंड को, उसके दिमाग में क्या चल रहा है इसको समझने, फील करने की क्षमता होनी चाहिए, इंटेलिजेंसिया होनी चाहिए और एक साइकोलॉजिकल चीजों को समझने की एक विलक्षण बुद्धि होनी चाहिए, कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए कि आखिर गवाह के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको क्या क्या सिखाया गया है और क्या क्या सिखाया जा सकता है। क्योंकि ज्यादातर गवाह ट्यूटर्ड विटनेस होते हैं, उन्हें सिखाया जाता है। An ability to some extent to read the minds of the witnesses who are giving evidence। तो जो गवाह गवाही देने के लिए आए हैं और गवाही दे रहे हैं, उनके दिमाग को, उनके हाव भाव को, उनके डेमिनर को समझने और परखने की क्षमता का नाम क्रॉस एग्जामिनेशन है। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जब यह प्ली ली जाती है कि हमने जो इंजरी सस्टेन किया है या पहुंचाया है वह राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में पहुंचाया है, अपने प्रतिरक्षा, अपने बचाव में पहुंचाया है, तो इसके लिए ओनस जो भार है वो उसके ऊपर है जो यह प्ली लेता है। अब जरूरत इस बात की है कि यह प्ली लेने के लिए क्या क्या
जरूरी है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और क्रॉस एग्जामिनेशन या अपने केस को, क्रॉस केस को कैसे पुट किया जाए, कैसे साबित किया जाए, और कैसे विपक्षी पार्टी को एग्रेसर साबित किया जाए। यह एक आर्ट है और इसके लिए डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और मेहनत की जरूरत है। तो अगर आप एक्यूज की तरफ से हैं, मुलजिम की तरफ से हैं, डिफेंस कर रहे हैं एक्यूज का, और क्रॉस केस है, क्रॉस इंजरीज है, तो जो सबसे पहले जरूरी है वो ये है कि क्रॉस एफआईआर, इस बात की जरूरत है कि क्रॉस एफआईआर होनी चाहिए, मगर सावधानी वहां यह बरतना है कि क्रॉस एफआईआर का मतलब यह हुआ कि एडमिशन है कि मारपीट हुई। तो अगर इंजरीज एक्यूज के तरफ नहीं है, नंबर ऑफ इंजरीज अगर एक्यूज के तरफ नहीं है, तो यह मुश्किल हो जाएगा साबित करना कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में हमने इंजरीज सस्टेन किया है। तो इसलिए नंबर ऑफ इंजरीज, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंजरीज और प्लेस ऑफ इंजरीज, नेचर ऑफ द इंजरीज, इस पे भी क्रॉस केस को पुट करने के पहले डिफेंस लॉयर को सोचना होगा, देखना होगा कि हमारी इंजरीज कहीं ऐसा तो नहीं कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हो सकती हैं या माइनर इंजरीज हैं, सुपरफिशियल इंजरीज हैं, पहली बात। दूसरी बात कि टाइम ऑफ अकरेंस, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में टाइम ऑफ अकरेंस क्या है, मारपीट के घटना का समय प्रोसिक्यूशन ने क्या दिया है और डिफेंस ने अपने एफआईआर में टाइम ऑफ अकरेंस क्या दिया है, इस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट के प्लेस ऑफ अकरेंस, प्रोसिक्यूशन जो है वो ये कहेगा कि साहब मारपीट उसके दरवाजे पर हुई या मुलजिमान चढ़कर उसके दरवाजे पर आए और उसके घर में, उसके आंगन में, उसके सहन पे चढ़कर उसको मारे पीटे और उसको चोट पहुंचाई। तो सवाल यह है कि डिफेंस ने अपना प्लेस ऑफ अकरेंस क्या रखा है? क्या ये फ्री फाइट का तो केस नहीं है? क्या ये एकाएक मारपीट होने का तो केस नहीं है? तो डिफेंस ने क्या रखा है प्लेस ऑफ अकरेंस, यह भी ध्यान देने की बात है। और अगर डिफेंस की तरफ से हैं, मुलजिम की तरफ से वकील हैं, तो प्लेस ऑफ अकरेंस को ड्रैग करके, विटनेस को ड्रैग करके वहां पे लाना चाहिए जहां पे डिफेंस कहता है कि मारपीट हुई। वादी मुकदमा की तरफ से यह कहा जाएगा कि साहब मुलजिमान उसके घर पे चढ़ के आए, उसके सहन पे चढ़ के आए, और मुलजिम की तरफ से यह कहा जाएगा कि साहब वादी मुकदमा और उसके साथ जो लोग हैं वह हमारे मकान, हमारे सहन पे चढ़ के आए और हमारे घर में घुस के हमें मारा पीटा। तो प्लेस ऑफ अकरेंस इज अ वाइटल पीस ऑफ एविडेंस। If the prosecution or defense has failed to prove the place of occurrence, it is fatal for the prosecution. तो डिफेंस इस बात की कोशिश करे कि प्लेस ऑफ अकरेंस उसके सहन पर, उसके जमीन पर है, उसके घर में है, या उसने जहां प्लेस ऑफ अकरेंस एफआईआर में दर्शित किया है और नक्शा नजरी साइट प्लान जहां बना हुआ है, उसको साबित करने की कोशिश करें। तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ इंजरीज, इस पर भी ध्यान देना होगा क्रॉस केस के लिए और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लिए। तो यह साबित करना होगा कि उस मारपीट के दौरान, उसी क्रम में
उसे चोटें पहुंचाई गई हैं। तो नंबर ऑफ इंजर्ड, नंबर ऑफ इंजरीज ये साबित करेंगी। दो द इंजरीज कैन नॉट बी वेटेड इन गोल्डन स्केल बट इट शुड बी वेटेड इन सम स्केल। तो अगर स्वर्ण तराजू में नहीं तौला जा सकता इंजरीज को, मगर उसको कंसीडर किया जाएगा एग्रेसर साबित करने के लिए कि किसको कितनी चोटें लगी हैं, किसके तरफ कितने इंजर्ड हैं और नंबर ऑफ इंजरीज किधर है, प्लेस ऑफ इंजरीज कहाँ है, नेचर ऑफ इंजरीज क्या है, फैटल इंजरी है, वाइटल पार्ट ऑफ इंजरी है। ये सारी क्युमुलेटिव सर्कमस्टेंसेस पे नजर एक डिफेंस लॉयर को रखना होगा और बाकायदा अपनी चोटों को डॉक्टर को तलब कर, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट अगर बनी है, एक्सरे हुआ है तो रेडियोलॉजिस्ट को तलब कर, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जिस डॉक्टर ने तैयार किया है उसको तलब कर, एफआईआर लेखक को तलब कर, साबित कराना होगा अपने क्रॉस केस को। तभी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की प्ली क्रॉस केस में आपको मिल सकती है और इसका फायदा हो सकता है और एक्यूज के एक्यूटल की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसको ध्यान में रखना चाहिए कि क्रॉस एग्जामिनेशन में हम कैसे अपने केस को पुट करें। डिफेंस में गवाहों को पेश करना यह बहुत ही सावधानी पूर्वक कार्य है। अगर आपने डिफेंस में गवाह को पुट किया और उसे पेश किया और अगर उसने प्रोसिक्यूशन के वकील के जीरा में अगर कोई ऐसी बात कह दी जो डिफेंस के लिए फैटल है, डिफेंस स्टोरी के लिए फैटल है, तो यह बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए डिफेंस में गवाह तभी पेश करना चाहिए जब गवाह रियल सेंस में उस स्टोरी को जानता हो, वेल प्रिपेयर्ड हो कि प्रोसिक्यूशन के तरफ से यह सवाल पूछा जाएगा तो यह जवाब हो सकता है, यह सवाल पूछा जाएगा तो यह जवाब हो सकता है। वो नेचुरल विटनेस हो ताकि वो सारे सवालों का जवाब दे सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन के पहले इस बात की भी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि मैनर ऑफ मारपीट कैसे हुई और मारपीट में कौन से वेपन्स यूज किए गए। प्रोसिक्यूशन क्या कहता है कि कौन से वेपन्स यूज किए गए और डिफेंस क्या कहता है कौन से वेपन्स यूज किए गए। क्या मैनर ऑफ मारपीट में जो वेपन्स यूज किए गए उसको मेडिकल सपोर्ट कर रहा है, क्या मेडिकल रिपोर्ट्स में वह उसका सपोर्ट है कि ये हार्ड एंड ब्लंट वेपन्स है या शार्प एजेड वेपन है या फायर आर्म्ड यूज किया गया है, चोटों पे ब्लैकनिंग है, टैटूइंग है। अगर फायर आर्म इंजरीज है तो कितनी दूर से है, ब्लैकनिंग है तो कितनी दूर से, टैटूइंग है तो कितनी दूर से। ये सारी चीजों पे ध्यान रखकर क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहिए। कंट्राडिक्शंस क्या है, एफआईआर में वादी मुकदमा ने क्या लिखाया है, क्या उसमें इंडिपेंडेंट विटनेसेस का नाम है, क्या डिले इन एफआईआर है, क्या कोई इंजर्ड का नाम उसमें छूटा हुआ है, क्या कंट्राडिक्शंस हैं। और डिफेंस की तरफ से इस पॉइंट पे जीरा होनी चाहिए जो मेजर कंट्राडिक्शंस हैं। 161 सीआरपीसी में
जो इंफॉर्मेंट है, वादी मुकदमा है, उसने विवेचना अधिकारी को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को क्या बयान दिया है, एफआईआर से और 161 के बयान में जो इंजर्ड ने दिया है क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बाकी जो विटनेसेस ने, आई विटनेसेस ने जो बयान दिया है उसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस क्रॉस एग्जामिनेशन के तहत प्रिपरेशन करके, उसके नोट्स बना के गवाह से पूछना चाहिए, तभी आप अपने केस को, हम अपने केस को साबित कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। साथ ही साथ नक्शा नजरी साइट इंस्पेक्शन भी बहुत से केस में बहुत महत्वपूर्ण है। जो पहले मुकदमे बाज हुआ करते थे, जो क्लाइंट तजुर्बेकार जो मुवक्किल हुआ करते थे, वो फौजदारी के केस में मैंने देखा कि खास तौर से अपने अधिवक्ता को नक्शा नजरी दिखाने के लिए मौके पर जहां मारपीट हुई प्लेस ऑफ अकरेंस पर ले जाते थे और वहां पर बाकायदा अधिवक्ता का सम्मान करते हुए वहां पूरा जहां पे मारपीट हुई जिस जगह पर उसको पूरा दिखाते थे और वहां पूरा नक्शा नजरी वहां पे उनके अधिवक्ता बनाते थे। और जो विवेचना अधिकारी जिन्होंने जो नक्शा नजरी बनाया, उस नक्शा नजरी से और इस नक्शा नजरी में क्या अंतर है, क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो उसको देखते थे और उस पॉइंट पर वो जीरा करते थे। मगर आजकल ये देखने को मिलता है कि जो आजकल क्लाइंट्स हैं वो फौजदारी के इवन मेजर ऑफेंसेस के केस में भी वो केस को सीरियसली नहीं लेते। वो समझते हैं कि किसी भी तरह से वो केस जीत जाएंगे। उनके पास एक जादू है, मैजिक वॉन्ड है, एक जादू की छड़ी उनके पास है। ये देखने में आता है कि आजकल मुवक्किल क्लाइंट, और खास तौर से वो क्लाइंट जिसके पास पैसा है, दौलत है, वो ये सोचते हैं कि उनके पास मैजिक वॉन्ड है, जादू की छड़ी है, और वो जादू की छड़ी ऐसे घुमाएंगे और वो मुकदमा जीत जाएंगे। मगर वो क्लाइंट धोखा भी खाते हैं, वो धोखा भी खाते हैं और ऐसे क्लाइंट की सजा भी होती है, वो मुकदमा हारते भी हैं। इसलिए जो कानून है, जो फाइल का पूरा पेट भरना जिसको कहते हैं, कि पूरा अपना कंप्लीट टास्क करना, ये जरूरी है कि आप अपना कंप्लीट टास्क कीजिए। आप उस फाइल का पेट भरिए, जो जरूरी कागजात हैं उन्हें दाखिल करें, अपनी जीरा और बहस एकदम रेडी रखें, टू द पॉइंट आर्गुमेंट करें, और साथ ही साथ कोर्ट के बिहेवियर को, कोर्ट के नेचर को भी समझे और जज के माइंड को भी रीड करें कि आखिर एक जुडिशियल ऑफिसर क्या चाहता है, इस केस में क्या क्वेरी उसकी है, उसको सेटिस्फाइड करें। उसकी जो थर्स्ट है, उसकी जो प्यास है, उसके जो क्वेश्चन है, उसका जवाब दें, उसको सेटिस्फाइड करें। कोर्ट को इरिटेट ना करें, कोर्ट के साथ पैसिफाई रखें। अगर कोई बात नागवार भी लगती है तो उसको खूबसूरती से बाईपास कर दें। तो एक अच्छा लॉयर जो है वो कभी जुडिशियल ऑफिसर से टसल नहीं करता, वो पैसिफाई करने की कोशिश करता है, कोर्ट रूम को एक ह्यूमरस बनाता है, कभी कभी एक ऐसा हल्का माहौल बनाता है, हल्का माहौल रखता है, एक ऐसा माहौल रखता है जिसमें शांतिपूर्वक वहां काम हो सके। वो सेंटोरम प्लेस की तरह वहां पे शांति रहे, पीस रहे और अपनी बात वो रखे।
थैंक यू वेरी मच।